डॉक्टर नेहा अरोड़ा नमो वेलनेस सेंटर इंदौर की डायरेक्टर भी हैं, जो सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर है। डॉक्टर नेहा, कार्यक्रम में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। जी नेहा जी, जिस तरीके से आज हम स्पाइन रोग के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, तो लोगों को स्पाइन रोग हो रहे हैं, इससे जुड़ी कई समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे स्पाइन रोग के बारे में। आखिरकार क्या गलतियां लोग करते हैं जिसके चलते स्पाइन रोग की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है? जी देखिए, स्पाइन जो होता है ना, वो हमारे बॉडी का इंजन है। तो बेसिकली अगर आपकी गाड़ी का इंजन खराब होगा तो आपके टायर्स में प्रॉब्लम आएगी। मतलब अगर आपका स्पाइन खराब होगा तो हाथ और पैरों में समस्या आती है। स्पेशली आजकल जब हम देखते हैं स्क्रीन टाइम या मोबाइल या बैठक का जो हम काम करते हैं, उसके चलते सर्वाइकल और कमर की समस्याएं काफ़ी जल्दी और कम एज में उत्पन्न होने लगी हैं। और स्पाइन का जो रेशो है या स्पाइन का जो पिछले 5 साल में परसेंटेज बढ़ा है बीमारी का, वो काफ़ी स्पीड से बढ़ा है, स्पेशली कोविड के बाद से। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्पाइन इतना फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है कि अगर इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट की जाए या जागरूकता पेशेंट को दी जाए तो इसकी जो गंभीर बीमारियां हो सकती हैं उसको टाला जा सकता है। बिल्कुल। और नेहा जी, जिस तरीके से आप एडवांस कायरोथेरेपी के माध्यम से स्पाइन के मरीजों का उपचार करती हैं, आपकी ये एडवांस कायरोथेरेपी क्या है, इसके बारे में दर्शकों को बताइए। जी, पहले मैं कायरोथेरेपी पे जाने के पहले मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए, जब हम छोटे होते हैं, जब हमारा जन्म होता है तो हम लगभग 33 वर्टिब्रास लेके पैदा होते हैं। जब हम एडल्ट एज में आते हैं तो वो वर्टिब्रास जो है वो 24 के लगभग हो जाती है, क्योंकि बाकी जो अनयूज्ड वर्टिब्रास हैं जैसे टेल बोन वगैरह वो फ्यूज हो जाते हैं। अब उसके अंदर जब हम वेयर एंड टीयर, जैसे हमारा अगर फ्लेक्सिबल रूटीन है बॉडी का, जैसे हम नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, बैठक वाला काम कम करते हैं, पानी की मात्रा सही रखते हैं, तो हमारे उस 24 वर्टिब्रा के अंदर जो जेल होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्क, उसकी कुशनिंग की वजह से हमारा स्पाइन जो है वो वेयर एंड टेयर को झेल के दिन भर का हमारा 3 डायमेंशनल एक्टिविटीज जैसे चलना, बैठना, उठना, उन सबको जो है वो निर्धारित करता है। अब जब मोबाइल की वजह से हम पूरे टाइम गर्दन को झुका के रखते हैं या हम लोग बैठ के काम करते हैं, चलना पसंद नहीं करते हैं, तो वो जो कुशन होता है जिसको हम डिस्क बोलते हैं, वो धीरे धीरे अपना जेल खोने लगता है या सूखने लगता है, जिसको हम बोलते हैं हर्निएटेड डिस्क। अब इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें नर्व या नसों से संबंधित प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, जैसे दर्द है या हाथ पैर में सूजन है या चलने में लचक है। तो ये स्पेशली ये है स्पाइन का मॉडल। तो इसके अंदर जो डिस्क आप देख रहे हैं वो ये वाला स्ट्रक्चर होता है। तो कायरोथेरेपी क्या करता है, जिस गद्दी ने अपनी जगह छोड़ दी है, जिस गद्दी पे हमारे पोस्चर के खराब होने की वजह से हर्निएशन स्टार्ट हो गया है, उस मैकेनिज्म को ये रीड आउट करके सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको रोकने का प्रयास करता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को तकलीफ होती है उठ के खड़े होने में, तो जब आप लेट के उसका एमआरआई या एक्सरे निकालेंगे तो कुछ आएगा नहीं। किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है खड़े होकर चलने में, तो जिस मैकेनिज्म में स्पाइन का इशू उत्पन्न हुआ है, उसी मैकेनिज्म को स्टडी करना और उसी मैकेनिज्म को सही करने का कंसेप्ट कायरोथेरेपी है। और स्पेशली ये जो हमारे मनके होते हैं, जैसे ये मनके का अगर आप शेप देखेंगे तो जो हमारा सर्वाइकल एरिया है वो 7 वर्टिब्रास का एरिया है और सी शेप है। जो हमारा कमर है वो 5 में मुख्य वर्टिब्रास है, यहीं पे ही मेन लोडिंग होता है हमारा। इसी के अंदर जब आपका वीकनेस, दबाव, हर्निएशन शुरू होता है, तो कायरोथेरेपी के माध्यम से इसी अलाइनमेंट को वापस जो है वो वापस रीअसेस किया जाता है और उसी को ठीक करके पेशेंट को उसकी नॉर्मल ज़िंदगी पे लौटने का प्रयास किया जाता है। बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, पूरे डिटेल में आपने बताया नेहा जी। तो कायरोथेरेपी की शुरुआत कैसी हुई, ये जानना चाहेंगे। इस एडवांस तकनीक से उपचार के बाद कितने लोगों को फायदा हुआ है? जी देखिए, मैंने मेरा पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो मैंने यूके से किया है और वहाँ पे एनएचएस फंडिंग सर्विसेज होती है। मतलब वहाँ पे डायरेक्टली वो लोग सर्जरीज के ऊपर नहीं जाते हैं। इसका मतलब है कि वो पहले बॉडी को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, उसको स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो कायरोपैथी एक विधा होती है जो यूके और यूएसए में काफ़ी प्रचलित है। कायरोथेरेपी जब उस विधा को किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू जोड़ दिया गया, तो जिसमें आप पूरे एक एक एरिया का डायमेंशन, कितने माइक्रो मिलीमीटर्स पर डिस्क का खिसकाव है, कितना हर्निएशन हो चुका है, कितना हर्निएशन रिकवर हो सकता है, जब उसको कंप्यूटर के माध्यम से देखा जाता है तो वो कायरोथेरेपी है। मुझे इंडिया वापस आए लगभग 13 साल हो चुके हैं और अभी तक जो रेशो मैं देखती हूँ, ये जो है 50,000 के ऊपर पेशेंट्स का रेशो है हमारे पास,
जिसको हमने बिना सर्जरी के रिवाइव किया है और जो कई सालों से पिछले 12-13 सालों से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल नेहा जी, ये तो आपने जानकारी दे दी कि किस तरीके से लोगों को फ़ायदा होता है। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्पाइन से जुड़े दर्द के शरीर पर किस तरीके के प्रभाव पड़ते हैं और इससे कौन सी गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं, दर्शकों को बताइए। जी, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि स्पाइन जो है वो इंजन है, तो अगर आपको अपर सर्वाइकल का प्रॉब्लम होगा तो आपको मुख्यतः सर और कंधे के आसपास के प्रॉब्लम होंगे, जैसे माइग्रेन, सर का भारी रहना, नींद नहीं आना, बहुत थकान लगना, ड्राउजीनेस रहना, और इसके साथ में कंधे के आसपास के दर्द, हाथों में झुनझुनी, हाथ की पकड़ कमज़ोर होना। कई बार कुछ मुख्य कारणों से इसमें गर्दन की कंप्रेशन की वजह से आपको बहुत सीवियर नमनेस भी आने लग जाती है। जब कमर की बात आएगी तो कमर में यूजुअली बैठक का जो पोजीशन होता है, तशरीफ जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर का एरिया L5-S1 उसमें दबाव आता है, या L4-L5 उसमें दबाव आता है। तो मुख्यतः आपको प्रॉब्लम चालू हो जाती है बैठने में दर्द, सेंटर का पेन जो होता है, खड़े होने में थोड़ा समय लगेगा, स्टिफनेस आ जाएगी, और ज़्यादा जब बढ़ेगा प्रॉब्लम तो चलने में लचक, है ना। ये तो नॉर्मल सिम्टम्स हैं। अब ये भी देखने वाली बात है कि ऐसा क्या हमें हो जिससे हमें ध्यान रखना पड़े कि स्पाइन डीजेनरेट हो रहा है या स्पाइन को आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा दर्द फील हो जिसमें आपका नोजिया मतलब वॉमिटिंग और चक्कर आना चालू हो जाए, तो ये रेड फ्लैग साइन होता है। आपको अगर बावेल और ब्लैडर का कंट्रोल यानी यूरिन और पॉटी का कंट्रोल ऐसा जाता हुआ या ख़त्म होता हुआ ऐसा फील हो, तब आपको रेड फ्लैग साइन है। इसके साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस हो रही है, ये रेड फ्लैग साइन है। अगर इसमें से कोई भी लक्षण आपको हो रहा हो तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, सिम्टम्स आपने बता दिए कि कौन कौन सी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। नेहा जी, स्पाइन से जुड़ी समस्याएं किस एज ग्रुप के लोग में देखने को कॉमन तौर पर देखने को मिलती हैं, जानना चाहेंगे, दर्शकों को बताइए कि और क्या कुछ ध्यान ऐसे में लोगों को रखना चाहिए। जी, मैं 2012 का आपको आंकड़ा देती हूँ। जब हमने एक रिसर्च बेस्ड स्टडी देखा था, तब स्पाइन की गंभीर समस्या चालू हो रही थी 45 वर्ष के बाद, पर पिछले सिर्फ 5 वर्ष के अंदर ये समस्याएं बच्चों में भी शुरुआत हो गई है। तो जो अभी का एज ग्रुप है वो 8 साल की उम्र से स्टार्ट हो रहा है। तो ये काफ़ी शॉकिंग डेटा है, क्योंकि जहाँ पे हम इसी इंजन को सालों साल चलाना चाहते हैं, अगर छोटे बच्चों में उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, और सिर्फ वजह उसकी रही है जब बच्चे कोविड के टाइम पे घर पे बंद हो गए और स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया, बैठक करने लगे, एक्टिविटी ख़त्म हो गई, तो 8 साल की आयु से ये समस्या अब चालू हो गई है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि 8 साल से ये समस्या शुरू हो गई है, काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, और ख़ास तौर पर गलत तरीके से आप देखते हैं लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर घंटों तक ऑफिस में एक ही जगह बैठे रहते हैं। ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, और स्पाइन से जुड़ी समस्याएं इसी की वजह से भी सामने आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? बिल्कुल, देखिए आजकल एक चलन चला है जिसको हम बोलते हैं ट्रेंडिंग रील्स। उसमें क्या होता है, हम देखते हैं कोई व्यक्ति जिम गया और उसने इस तरीके से वजन उठाया, डेडलिफ्ट किया और अपना फ्लेक्सिबल कुछ चीज़ें एक्सरसाइज के रूप में दिखाई, और हम भी जिम जाते हैं जो हम कभी पहले नहीं गए होते, अचानक हम उसको इन्फ्लुएंस होकर जिम जाते हैं और 50 किलो का वेट उठा लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि जो व्यक्ति ये डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है वो सालों से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कर रहा है। तो ये ट्रेंडिंग रील्स के चलते अभी यंगस्टर्स में स्लिप डिस्क का इशू बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है। स्पेशली जब मैं बात करती हूँ पेशेंट से, तो वो बताते हैं, मैडम हमने देखा उसने उठाया 50 किलो तो हमने भी 50 किलो उठा लिया। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, और समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि स्पाइन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, पर उसको आपको धीरे धीरे उसके मूवमेंट्स को बढ़ाना पड़ेगा। अचानक से ना वो टाइट होगा, ना ही वो अचानक से आपका फ्लेक्सिबिलिटी कम या ज़्यादा कर सकता है। बिल्कुल, तो नेहा इसको जी, ट्रेंडिंग रील्स को ना देखते हुए आप डॉक्टर के सलाह में करें। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। आजकल हम देखते हैं मोटापा हर किसी पे छाया हुआ रहता है, और स्पाइन से जुड़ी समस्याओं को जन्म भी देता है। तो ऐसे में आप क्या बताना चाहेंगी, क्या मोटापे की वजह से भी कम उम्र में ही स्पाइन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं? देखिए, मोटापा एक सबसे बड़ा रीज़न आजकल हमको मिल रहा है जिसमें स्पाइन का एक कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि जब आपका विसरल फैट मतलब जब आपका बेली फैट बड़ा होगा, तो आपका जो स्पाइन का लोअर भाग है उसका कर्वेचर चेंज होगा। अब अगर हमें किसी व्यक्ति को रिहैबिलिटेट करना है, या उसको हमें स्लिप डिस्क के बाद उसको बताना है कि अब आपको प्रॉब्लम वापस रिपीट नहीं होगी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है विसरल फैट या बेली फैट को रिडक्शन या उसको मेंटेन करना। जब भी आपका बॉडी वेट बढ़ेगा तो आपके पैरों पे उसका असर पड़ेगा, आपके हिप वाले एरिया पे उसका असर पड़ेगा, और डेफिनेटली कमर का जो अलाइनमेंट है वो पूरा के पूरा डिस्टर्ब हो जाता है।
तो मोटापा अगर आपको है तो आपको स्पाइन या लोअर बैक की समस्या होने की संभावना ज़्यादा है। और अगर आपको स्लिप डिस्क का इश्यू हो चुका है और आपका वेट भी ज़्यादा है, तो अब ये अलार्मिंग साइन है आपके लिए, जहाँ पे आपको इन दोनों पैरामीटर्स पे काम करके आपके लाइफस्टाइल पे बेटर तरीके से काम करना चाहिए। बिल्कुल, ये तो नेहा जी आपने बता दिया जिस तरीके से मोटे लोगों को जल्द ये बीमारी हो सकती है, स्पाइन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कुछ लोग अंडर वेट भी होते हैं, युवाओं की भी अगर हम बात कर लें, तो इनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? जी, जो लोग अंडर वेट होते हैं उनमें बेसिकली मसल मास नहीं होता है। तो जब मसल मास नहीं होगा तो आपका जो मसल्स का क्या काम होता है, शॉक एब्जॉर्प्शन, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। जब मसल नहीं होगी तो आपके बोन्स पर उसका असर आएगा। उस केसेस में भी अगर वो ज़्यादा पोस्चरल का ध्यान नहीं रखेंगे, स्ट्रेस लेंगे, और अगर उनको अंडर वेट है तो डेफिशिएंसी होने के चांसेस भी होते हैं, जैसे विटामिन डी, B12 और कैल्शियम, तो भी ये समस्या हो सकती है। तो तरीका सिर्फ ये है, आपका बेसिक जो बॉडी मास इंडेक्स है उसको आप एक बार चेक कराइए। उसके साथ में आप ये देखिए कहीं आपको कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं है बॉडी में। अगर नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। स्ट्रेचिंग्स हफ्ते में 2 बार आप रिपीट कीजिए। इसके साथ में आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कीजिए। और बैठक का अगर आप काम करते हैं तो कोशिश कीजिए कि लंबा ना बैठ के हर 1 घंटे में 5 मिनट के लिए अपनी जगह छोड़ दीजिए और वॉक अराउंड कीजिए। तो वेट अगर आपका संतुलित है तो डेफिनेटली स्पाइन की लाइफ बढ़ेगी। पर अगर ज़्यादा या कम भी है और कोई डेफिशिएंसी नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल, नेहा जी ये तो आपने बता दिया। जिस तरीके से हम देखते हैं कि सोने और बैठने की मुद्रा भी बहुत ज़्यादा गलत होती है लोगों की, अजीब तरीके से सोते हैं जिसके चलते कई प्रॉब्लम्स उनको हो जाती हैं। तो इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे, खासकर युवाओं की अगर हम बात करें तो? जी, सोने के लिए तो मैं स्पेशली बहुत राय देती हूँ मेरे सब पेशेंट्स को। बिकॉज होता क्या है आजकल, जिस तरीके के तकिए या जिस तरीके का पोस्चर हम सोते में लेते हैं वो मोबाइल की वजह से इन्फ्लुएंस्ड होता है। जब तक रात को आंख बंद नहीं होगी मोबाइल हमारी आंखों के सामने रहता है, हम उसको स्क्रॉल करते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका जो नेक का पोजीशन है वो साइड वाइज डेविएटेड होगा। तो मैं हमेशा ये सजेशन आप देती हूँ जिसको भी स्पाइन की समस्या से बचना है कि आप आपके सोने के 40 to 45 मिनट्स पहले स्क्रीन टाइम बंद कर दीजिए। साथ में नॉर्मल रुई का तकिया, सिंगल एक तकिया आप इस्तेमाल कीजिए, नॉर्मल रुई के गद्दे पे आप सोइए। उसके साथ में आप जब सोते हैं तो कोशिश कीजिए आपका जो हाथ है वो तकिए के नीचे किसी पोजीशन में आपकी गर्दन के ऊपर प्रेशर ना क्रिएट कर रहा हो। कई लोग इस तरीके से सोते हैं या हाथ डाल के सोते हैं, तो वो पोजीशन आप अवॉइड कीजिए। इसके साथ में जब आप सो के उठते हैं सुबह, सबसे ज़्यादा उस वक्त आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि रात भर में बॉडी रिलैक्स होती है और हम सीधी करवट उठ जाते हैं, उसमें ज़्यादा प्रेशर होता है स्पाइन के ऊपर। तो हमेशा कोशिश कीजिए करवट लेके सोइए और करवट लेके ही उठिए। अगर आप इसको रूटीन में लाएंगे तो कहीं ना कहीं स्पाइन की लॉन्गेटिविटी आप बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, नेहा जी आमतौर पर हम देखते हैं स्पाइन से जुड़ी समस्याएं जिनको भी होती हैं उनको ड्राइव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, चाहे 2 व्हीलर की हम बात कर लें या 4 व्हीलर की। उनको किस तरीके के एहतियात बरतने चाहिए, क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, इसमें 2 सिनेरियो होंगे। पहला सिनेरियो ये होगा कि आपको प्रॉब्लम हो चुकी है, जैसे आपको स्लिप डिस्क साइटिका का इशू हो चुका है, तो अब आप 2 व्हीलर जब चलाएं या 4 व्हीलर आप जब चलाएं तो आप हमेशा एक कमर का जो LS बेल्ट आता है उसको लगा के रखिए। देखिए, फ़र्ज़ कीजिए हम जब 2 व्हीलर पे जा रहे होते तो हम हेलमेट या सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं 4 व्हीलर में, कि कभी कोई धचका लगे तो हमें इंजरी ना हो, कभी हम गिरे तो सर पे इंजरी ना हो। यहाँ तो आपको स्लिप डिस्क या नस का प्रॉब्लम हो चुका है, तो आपका जो LS बेल्ट है स्पेशली ड्राइविंग और सिटिंग के वक्त आप उसको ज़रूर लगाइए, सोते वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ में आप जब ड्राइव कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए अगर कोई बम्पर या स्पीड ब्रेकर है तो आप उस समय अपनी स्पीड कम कर लीजिए। अगर आप 2 व्हीलर पे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप बाकी लोगों के आसपास जो आपके चल रहे हैं उनसे स्लो चलिए, रोड के कॉर्नर में चलिए। दूसरा सिनेरियो, अगर आपको समस्या शुरू नहीं हुई है पर आप उसके लिए सचेत होना चाहते हैं तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप कोशिश करें कि 2 व्हीलर पे ड्राइव ना करें। उसका रीज़न क्या है कि आप तो सही जा रहे हैं पर आसपास का ट्रैफिक आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप 4 व्हीलर में हैं तो सीट बेल्ट लगा के अगर आप जा रहे हैं तो अगर जर्क और बम्प्स आएंगे तो आपके स्पाइन पर उसका असर नहीं आएगा। देखिए, सचेत रहने की ज़रूरत हर जगह है, बट अगर फिर भी समस्या आ गई है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका प्रॉपर डायग्नोसिस बना लेंगे तो क्या रख रखाव परहेज़ करना है वो आपकी लाइफ के हिसाब से बताना काफ़ी ईजी हो जाता है।
बिल्कुल नेहा जी, ये तो आपने सावधानियां बता दी है, एहतियात के तौर पर क्या कुछ करना चाहिए ये आपने बता दिया। अगर हम बात करें तो आजकल लोग डाइट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और दिनचर्या भी लोगों का पहले जैसा नहीं रहा, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, स्ट्रेस होता है। तो एक बैलेंस्ड डाइट कैसे रखी जाए, दिनचर्या के बारे में क्या आप बताना चाहेंगी? और लोगों का दिनचर्या अगर सही नहीं होता तो बीमारियां भी उनको होती है। जी, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आजकल मैं जब भी मैं किसी पेशेंट से बात करती हूँ तो मैं उसको पूछती हूँ आप क्या खाते हो? तो वो मुझे बोलता है सुबह उठ के मैं फॉर एग्जांपल उपमा खाया, दिन में मैंने रोटी और सब्जी और दाल खाई, रात को मैंने जो मिल गया वो खा लिया। अब जब उनका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं दिन भर के प्रोटीन इनटेक का, तो वो 100-200 ग्राम से भी कम होता है। समझने वाली बात यह है कि हम जब अपना खाना देखते हैं तो हमारी थाली जो है वो मैजिक थाली होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पूरी थाली में 3/4 जो है वो हरी सब्जियां या सूप्स होने चाहिए, 1/3 जो है वो कार्बोहाइड्रेट मतलब रोटी और चावल, और जो बचा हुआ पोर्शन है वो प्रोटीन होना चाहिए जो एक्चुअली में गायब हो गया डाइट में से। मसल्स का जो खाना है वो प्रोटीन है। दिन भर की जो ताकत आपको चाहिए वो प्रोटीन से आती है। तो हम जब खाने का वैल्यू देखते हैं तो आजकल हम बेसिकली जंक फूड या फास्ट फूड खाते हैं, या फिर तला गला या मीठा खाना खाते हैं, या फिर हम लोग जो प्रोटीन है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल तुअर की दाल और मूंग की दाल, हम मूंग की दाल नहीं प्रेफर करते, तुअर की दाल खा लेते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा ना के बराबर है। तो डाइट में कुछ मुख्य सोर्सेज है जो मैं सब दर्शकों से शेयर करना चाहूँगी, जिसको आप दिन भर में 300 ग्राम अवश्य अवश्य लें। अगर आप शाकाहारी हैं तो जो सोर्सेज है वो है खड़ा मूंग, मसूर की दाल, मूंग की छिलके वाली दाल, बादाम, अखरोट, दलिया, राजमा, काला चना, सफ़ेद चना, ये आपके पल्सेस में हो गए। साथ में आप ले सकते हैं पनीर, सोयाबीन और टोफू। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इन सब के साथ में आप ऐड कर सकते हैं एग्स विद येलो प्लस चिकन लीन प्रोटीन एंड फिश। जो मटन होता है वो प्रोटीन के बहुत गरिष्ठ सोर्सेज में, प्लस वो फैटी सोर्स है, तो वी डोंट रिकमेंड दैट। इन सब में से आप कोशिश एक और चीज़ की कीजिए कि इसको तो आप लीजिए इसे ही, साथ में जो आपका वाइट आटा है उसको आप रिप्लेस करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज देखिए वाइट आटा इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है बॉडी में, तो अगर आपको सूट करता है तो आप आटा चेंज कीजिए, जैसे जवार हो गया, बाजरा हो गया, ओट्स हो गया, रागी हो गया, काले चने का आटा हो गया। इन सबको आप हर हफ्ते या कुछ दिनों में चेंज करके देखिए और वाइट चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। इसके साथ में आप वाइट सॉल्ट को कम कर लीजिए और उसको देखिए हिमालयन पिंक सॉल्ट या सेंधा नमक का इस्तेमाल कीजिए। दूध को बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिकॉज आजकल जो दूध आता है वो पूरा एंटीबायोटिक्स और सारा कुछ जो जानवर को मिलता है वो हमें मिल जाता है, उसमें कोई भी प्रकार का शुद्ध या न्यूट्रिशन बचा नहीं है। तो दूध को हटा दीजिए, आप सोया मिल्क या कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके लाइफस्टाइल में अगर इन कुछ चेंजेस को, सबको नहीं, कुछ इसमें से अगर आप 20% या 25% चेंजेस को भी अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी पहली तो बीमार पड़ेगी नहीं बहुत जल्दी, उसकी इम्यूनिटी और उसकी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। अगर बीमार पड़ भी जाती है तो वो हील कर पाएगी। पर जब हम उसको मेंटेन नहीं करते, स्पेशली आहार को मेंटेन नहीं करते हैं, तो बीमारियां एक तो आ जाती हैं जल्दी और जाती नहीं है फटाफट। तो कहीं ना कहीं डाइट हमें हर स्पाइन या न्यूरो प्रॉब्लम के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, जिसके ऊपर बहुत फोकस मैं करती हूँ स्पेशली, क्योंकि मुझे लगता है जो लाइफ आपको ज़िंदगी भर खाना है, अगर आपको उसका तरीका पता होगा तो आप बीमार से ठीक होने के बाद या आप पैरालिसिस से उठने के बाद आप नॉर्मल दिनचर्या पर लौट पाओगे और अब आप खुद को फिटर और हेल्दियर फील कर पाओगे। बिल्कुल नेहा जी, नमो वेलनेस सेंटर पर किस तरीके के ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, दर्शकों को बताइए। जी, नमो पे हम 2 स्पेशलाइज्ड विंग्स में काम करते हैं। पहला हमारा विंग है वो स्पाइन एंड न्यूरो को बेस्ड है, जिसमें सब प्रकार के 3D डायनामिक्स सिस्टम्स हमारे पास हैं, जिसमें स्पाइन को रिहैबिलिटेट करने के सारे तरीके मौजूद हैं। साथ में एक हमारा स्पेशलाइज्ड यूनिट है जो ब्रेन और स्ट्रोक यूनिट है। मान लीजिए किसी को पैरालिसिस हो गया है तो उसके प्रॉपर रिहैबिलिटेशन, जैसे उसका हाथ, पैर, वॉइस, चलना और बैलेंस के ऊपर हम लोग काम करते हैं। एक और हमारा स्पेशलाइज्ड यूनिट है जो आजकल के लाइफस्टाइल से संबंधित है, वो है ओबेसिटी एंड वुमेन विंग। उसमें हम लोग स्पेशली वेट लॉस के जो सेफेस्ट प्रोसीजर्स पेशेंट्स को, कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है या बीपी है, उसके चलते उसको कैसे वेट लॉस करना चाहिए। इसके साथ में जो वुमेंस में होने वाली समस्या हैं जैसे यूरिनरी लीकेज है या फिर थायराइड की वजह से उनको थकान होती है या बहुत ज़्यादा उनको वेरिकोज वेन्स की शिकायत है, स्पेसिफिक वुमेन विंग जो सिर्फ डेडिकेटेड वुमेंस के लिए है। तो ये 2 मेन सब ब्रांचेस हैं हमारे पास नमो पे।
बिल्कुल नेहा जी, आमतौर पर स्पाइन से जुड़ी समस्याओं में सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन क्या आपके सेंटर पर बगैर सर्जरी के इसका उपचार संभव है? जी डेफिनेटली, मैं पिछले 13 सालों से बगैर सर्जरी ही उपचार करती हूँ और मैं प्रेफर भी करती हूँ, बिकॉज अगर कायरोथेरेपी के माध्यम से हम उसको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं या हम उसको उसकी नॉर्मल अलाइनमेंट पे ला के मेनटेन करना सिखा सकते हैं, साथ में लाइफस्टाइल हमने उसको चेंज करवा दिया है, डाइट उसको चेंज करवा दिया है, तो 95% केसेस में डेफिनेटली सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। बट अगर फिर भी जैसे मान लीजिए कुछ केसेस में कोई ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट इंजरीज हो गया है, या कुछ ऐसे केसेस जहाँ पे कुछ इन्फेक्शन की वजह से चीज़ें बिगड़ गई हैं, तो उन 5 से 7% केसेस में सर्जरी इंडिकेटेड होती है। बट बचे हुए 90-94% जो काफ़ी बड़ा रेशो है, उसमें हम कोशिश करते हैं और हम रिजल्ट्स देते हैं कि सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल नेहा जी, नमो वेलनेस सेंटर वैसे तो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। आप इस सेंटर को आगे और कहाँ ले जाना चाहती हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को फ़ायदा मिल सके? जी देखिए, मेरा विजन था जब मैं इंडिया वापस आई थी कि मैं एमपी का सबसे बड़ा यूनिट बनाऊंगी जहाँ पे न्यूरो एंड ब्रेन का सारा काम होता होगा। अब जब ये स्टैब्लिश हो गया है तो मेरा बहुत मन है कि मैं यहाँ पे एक स्कोलियोसिस यूनिट जो बच्चों के लिए स्पेशली डेडिकेटेड होगा, वो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँ। इसके साथ में हम लोग हाइड्रोथेरेपी पे काफ़ी काम कर रहे हैं, क्योंकि पानी का जो एक थेराप्यूटिक यूज़ है वो फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी होता है, जो हम एमपी के अंदर इंस्टॉल हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं और बहुत जल्दी उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये 2 हमारे नए प्रोजेक्ट है जिसके तहत हमारे पेशेंट्स को, इनफैक्ट नॉर्मल जनता को भी काफ़ी लाभ मिलेगा अपने आप को हेल्दी और फिटर रखने के लिए। बिल्कुल ये जो जानकारी आप दे रही थी, ये कितना अलग होगा जिस तरीके से आप बता रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, फॉरेन में अलग ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, तो कितना बदलाव आप देखती हैं और इससे क्या फ़ायदा मरीजों को मिलेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा मरीज के पास एक ऑप्शन होना चाहिए दवाई और कटने के, सर्जरी के अलावा। तो ये जो बीच का ऑप्शन है वो नमो वेलनेस पे अवेलेबल है, और ये इतना इफेक्टिव ऑप्शन है कि 90-95% लोग इसी ऑप्शन को इसलिए भी प्रेफर करते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि अगर सर्जरी हुआ तो शायद वो कभी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे, और वो दवाई खा खा के इतने परेशान हो चुके होते हैं कि वो दवाई बिल्कुल नहीं खाना चाहते हैं। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है वो इसीलिए है कि कहीं ना कहीं वो सुविधाएँ जो फॉरेन इंड्यूस्ड हैं, क्योंकि जहाँ पे ऑपरेशन से बचाया जाता है, वही कंसेप्ट जब इंदौर में हम लोग लाए थे और अभी उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं, और तो उसमें कहीं ना कहीं जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उसका सर्जिकल बर्डन भी कम होगा। इसके साथ में जो पेशेंट है वो नॉर्मल और अपनी अच्छी लाइफ वापस से पाके अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकेंगे। बिल्कुल नेहा जी, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कंसल्ट करती हैं। स्पाइन एवं स्लिप डिस्क से जुड़ी बीमारियों के मरीज आपसे किस तरह से संपर्क कर सकते हैं, बताइए। जी, थैंक्स टू कोविड ऑनलाइन कंसल्टेशन अब हम सब डॉक्टर्स करते हैं, तो हमारा जो ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है वो व्हाट्सएप पे या जूम पे होता है। तो उसमें जो नंबर है हमारे क्लिनिक के, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, 9827079888। इस नंबर पे आप अपनी रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हैं, और फिर आपको अगर हम लोग अगर बहुत क्रिटिकल केस ना हो तो हम लोग आपको ऑनलाइन एक वीडियो कंसल्टेशन देते हैं जिसके थ्रू हम आपको कुछ रख रखाव घर के लिए बताएंगे, या फिर आपको कुछ प्रोसीजर बताएंगे जिसके थ्रू आप अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत ख़राब रिपोर्ट है या काफ़ी डैमेज हो चुका है, तो फिर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन पे एक बार देखने के बाद, ये कंफर्म करने के बाद कि कायरोथेरेपी आपके लिए कारगर होगा, फिर हम आपको आगे की अपॉइंटमेंट देते हैं। ऑफलाइन कंसल्टेशन के लिए जो मेरा क्लिनिक है वहाँ पे पेशेंट डायरेक्टली आके वॉक इन कर सकता है और अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, और वहाँ पे हम लोग यूजुअली 7 to 8 डेज़ का वेटिंग होता है, बट उसके बीच में अगर कोई इमरजेंसी केसेस हैं तो वी ट्राई टू अकोमोडेट देम एज वेल। बिल्कुल नेहा जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।